यस, आवाज आ रहा आप लोगों को मेरा? Yes, sir. चलो लेट स्टार्ट द डिस्कशन ऑन AS2। पढ़ा क्या आप लोगों ने उस दिन का? थोड़ा सा ही हुआ था अपन लोगों का। जिसने उस दिन का लेक्चर नहीं देखा होगा, मैंने यूट्यूब के ऊपर वो लेक्चर अपलोड भी कर दिया था। ठीक है, चलो। तो अपन लोगों ने क्या देखा था सबसे पहले कि इन्वेंट्री क्या रहता। पहली बात, इन्वेंट्री और पीपीई में का डिफरेंस देखा था अपन लोगों ने कि इन्वेंट्री आप लोग बेचने के लिए रखते हैं अपने पास में, दैट इज हेल्ड फॉर सेल। और जबकि पीपीई आप अपने पास में इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं फॉर यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन्वेंट्री की जब अपन लोग बात करते हैं तो अपन लोग तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो रहता है फिनिश गुड्स, दूसरा रहता है WIP और तीसरा रहता है रॉ मटेरियल। मतलब जब भी आप लोग इन्वेंट्री की बात करने वाले हो, क्लोजिंग स्टॉक की बात करने वाले हो, इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कोई नहीं करता। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी इट इज क्लोजिंग स्टॉक एंड इट हैज बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली इन लास्ट ईयर, ऐसा अपन लोग समझा जाता है। बात ऐसी है कि जब भी आप लोग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो तीन चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फिनिश गुड्स, दूसरा WIP और तीसरा रॉ मटेरियल। ओके, फिर अपन लोगों ने देखा था कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करने का। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते समय दो बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को, एक तो कॉस्ट और दूसरा NRV। मतलब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते समय यू नीड टू सी कि आप लोग इट शुड बी डन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कभी भी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे ही किया जाता है। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये सेंटेंस, ये डायलॉग, ये लाइन के ऊपर पूरा के पूरा AS2 बेस्ड रहने वाला है। फिर अपन लोगों ने देखा था NRV। NRV इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर गुड्स कंप्लीट है तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, जो अपन लोगों ने यहाँ पे देखा भी था। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, अगर गुड्स कंप्लीट नहीं है तो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। कब? ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे आप लोग? व्हेन द गुड्स आर नॉट 100% कंप्लीट। 100% कंप्लीट नहीं है, 100% कंप्लीट नहीं है तो अपन लोग ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सेलिंग प्राइस किसके मालूम है क्या? जो गुड्स 100% कंप्लीट है इनकी सेलिंग प्राइस ये दी हुई है। तो सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके, गोइंग अहेड। फिर अपन लोगों ने देखा था कि कॉस्ट मतलब क्या है ना, कॉस्ट के फॉर्मूले के अपन लोग उस दिन अंदर आए थे। ठीक है, कॉस्ट मतलब वो सारी चीजें आप लोगों को इन्वेंट्री के प्राइस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो कॉस्ट मतलब क्या है, इन सिंपल टर्म्स कॉस्ट मतलब जितने के अंदर आपने उसको खरीदे हुआ है, जितना कैश प्राइस के ऊपर आपने उसको खरीदे हुआ है ना, ये अपना क्या रहता, कॉस्ट रहता। अब इसके अंदर क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, कॉस्ट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री आर दोस कॉस्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या? तो कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट की बात चल रही है यहाँ पे जो सब कुछ जरूरी है, जो जरूरी है इन्वेंट्री को अपने गोडाउन के अंदर लाने के लिए। और प्रेजेंट लोकेशन मतलब अपना, जैसे कलकत्ता से मैंने इन्वेंट्री ली, कलकत्ता से अकोला लाने का खर्चा है ना, कलकत्ता से अकोला लाने का खर्चा मतलब मेरे फैक्ट्री के अंदर तक के लाने तक का पूरा खर्चा। कलकत्ता से निकलेगा, हमारे लोग उसको माल को भरेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, फिर हमारे लोग माल को उतारेंगे, फिर मेरे यहाँ मैं उसको रखूंगा, ये सब बात। ठीक है, तो प्रेजेंट लोकेशन के ऊपर लाने के लिए जो भी खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट वेट, वो सब आप लोग इसके अंदर वेजेस सब ऐड करने वाले हो। डिस्काउंट, रिबेट, वो टैक्सेस जिनका सेटअप मिलने वाला है आप सबको कम करने वाले हो। डिस्काउंट बोलो, रिबेट बोलो, टैक्सेस बोलो, सेटअप बोलो, ड्यूटी ड्रॉबैक्स बोलो, ये सब जिसका आपको मतलब ये जो आपको चीजें लगने नहीं वाली, जैसे टैक्सेस मेरे प्राइस में इंक्लूडेड है 10 रुपए, 100 रुपए की इन्वेंट्री है, 10 रुपए का टैक्स है, 10 रुपए का टैक्स, लेकिन अगर आपको वापस मिलने वाला है तो आपको कम करना पड़ेगा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो सामने वाले ने दिया होगा, रिबेट्स जो आपको सामने वाले दिया होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक्स जो आपको सामने वाले देंगे, वो सब अपन लोगों को कम करना पड़ेगा। ओके, तो परचेज प्राइस तो हिज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिसका सेट ऑफ नहीं मिलता वो अपन लोग ऐड करते हैं, फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एनी अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन, ये सब आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ये तो क्या हो गई बात, इन्वेंट्री को लाने का खर्चा टू दी प्रेजेंट लोकेशन, इन्वेंट्री को लाने का खर्चा टू दी प्रेजेंट लोकेशन। समझ में आ रहा? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 की बात। यहाँ पे आपको समझ गया क्या, कलकत्ता से अकोला में लाने का जितना भी खर्चा लगता होगा, देखो उसके अंदर प्राइस ऑफ इन्वेंट्री भी आ गई है ना, उसके अंदर टैक्सेस भी आ गए जिनका सेट ऑफ नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, हमाली भी आ गई, वेजेस भी आ गई,
वो सारे एक्सपेंडिचर इसके अलावा जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन है। सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या कि इन्वेंट्री को यहाँ पे लाने के लिए खर्चा लगता ही है, इन्वेंट्री को नहीं लाते थे तो खर्चा भी नहीं लगता, मतलब इन्वेंट्री एंड खर्चा आर सिनोनिमस विद ईच अदर। इन्वेंट्री को यहाँ पे ला रहा तो ही वो खर्चा है, अगर इन्वेंट्री को नहीं ला रहा तो वो खर्चा भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। किसी को इसके अंदर क्वेरी अभी तक के? ये उस दिन का ही मैटर हो गया, मैंने सिर्फ रिवाइज करा। किसी को क्वेरी अभी तक के कुछ पॉइंट में? प्रेजेंट लोकेशन की बात होगी, अब मैं प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर आऊंगा। हाँ, प्रेजेंट लोकेशन के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी। साक्षी सिसोदिया? No, sir. ओके। अंजलि भक्कड़? No, sir. ओके। अब तो हो गया प्रेजेंट लोकेशन। मैंने क्या बोला था कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट आती है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के ऊपर लाने के लिए जरूरी है। ओके। कंडीशन मतलब क्या? देखो कंडीशन मतलब क्या कि जो भी आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री करके इस्तेमाल करते उसको आप फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के जो कॉस्ट है, मतलब क्या कन्वर्जन कॉस्ट, वो भी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे आपने 2 रुपए का रॉ मटेरियल अंदर डाला, मशीनरी के अंदर डाला, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको और 2 रुपए लगे, तो आपके लिए फिनिश गुड का कॉस्ट कितना हो गया? 4। तो कंडीशन मतलब क्या? कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री मतलब क्या? अगर वो फिनिश गुड्स होंगी तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड होगा, अगर वो WIP होंगी तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इसमें इंक्लूड होगा, जितना जितना उसने खाके बैठे होंगे, आधा कंप्लीट है तो आधा फिनिश गुड का कॉस्ट इंक्लूड होगा। और अगर रॉ मटेरियल तो बताओ कितना कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड होगा उसमें, बताओ तो। अगर वो रॉ मटेरियल है तो उसमें कितना कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड होगा? बोलो। 3 स्टेजेस रहते हैं ना इन्वेंट्री के, रॉ मटेरियल, उसके बाद में WIP और उसके बाद में फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के अंदर तो पूरा पूरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगने वाला, जितना उसने मटेरियल लेबर ओवरहेड खाया वो सब अपन लोग फिनिश गुड के अंदर इंक्लूड करने वाले। WIP के अंदर प्रोपोर्शनेटली आप लोग इंक्लूड करेंगे जितना उसने प्रोसेस में खाया होगा, और रॉ मटेरियल में कितना आप इंक्लूड करेंगे बताओ तो। बोलो। सर जितना परसेंट कंज्यूम किया उस उतना बराबर। परसेंट। और रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करता है? एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल जो कुछ भी प्रोसेस नहीं होए हुआ है वो कितना कंज्यूम करता बताओ? कुछ भी नहीं, 0%। कुछ भी नहीं, 0%। 0% कुछ भी कंज्यूम नहीं करा। अच्छा, जो मटेरियल ने कुछ भी कंज्यूम नहीं करे हुआ है आपकी फैक्ट्री में, सिर्फ लाके पड़े हुआ है, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितना इंक्लूड होगा बोलो तो? तो कन्वर्जन जो मटेरियल ने कुछ भी खाया हुआ नहीं, आपके रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, जैसा लाया था रॉ मटेरियल कलकत्ता से वैसे अपनी अकोला की फैक्ट्री में पड़े हुआ है, उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा क्या आपको? नहीं नहीं, नहीं, अभी कन्वर्जन पड़ेगा। हुआ ना। जैसे जैसे वो कंज्यूम करेगा, जैसे फिनिश गुड्स रहता है, देखो एक 2 रुपए का रॉ मटेरियल, ठीक है, वो क्या करता मालूम है क्या? वो 5 रुपए का आपके यहाँ पे मटेरियल लेबर ओवरहेड कंज्यूम करता, तो अपन ने यहाँ पे फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी हो जाती? 7 रुपीज की, ठीक है, अपन ऐसा समझते 2 रुपए का रॉ मटेरियल है, 5 रुपए का वो कंज्यूम करता है आपके यहाँ पे। क्या कंज्यूम करता है सर? डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब वो कंज्यूम करता है सर। तो 2 रुपए का रॉ मटेरियल, 5 रुपए का आपके यहाँ पे मटेरियल लेबर ओवरहेड कंज्यूम करता, तो आपके यहाँ पे फिनिश गुड कितने का हो जाता है? वो कॉस्ट उसकी 7 रुपए की। ये 2 रुपए कैसे आया सर? ये 2 रुपए जो है ना, ये वो सारी कॉस्ट है दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन। मतलब 2 रुपए का तो अपने लिए हमारी माल भाड़ा और परचेस प्राइस मिला के 2 रुपए आ रहे, 5 रुपए उसने खाया, बन गया अपने यहाँ पे 7 रुपए। अब कोई इन्वेंट्री ने आपके यहाँ पे सिर्फ 3 ही खाया हुआ है, तो आपके यहाँ पे उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी WIP की बताओ तो? कोई इन्वेंट्री ने 3 ही खाया आपके यहाँ पे, पूरा फिनिश अभी तक के हुआ ही नहीं वो, ठीक है, 60% ही फिनिश हुआ वो, तो आपके यहाँ पे उसकी बताओ तो कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? 5 रुपए खाते तो 7 रुपए हो जाता हो, अगर 3 ही रुपए खाया उसने तो कितने का हो जाएगा वो आपके लिए? बोलो। 5 रुपए। समझ में आ रहा क्या? मतलब क्या होगा, जो इन्वेंट्री जितना आपके यहाँ पे खाने वाली है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ओवरहेड के अंदर दोनों फिक्स भी और वेरिएबल, उतना उसका प्राइस रहने वाला है। तो ये जो 5 रुपए है बीच में जो बात चालू है ना, ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात चालू है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब क्या? एक स्टेज की इन्वेंट्री को दूसरे स्टेज के ऊपर लेके जाना, WIP से फिनिश गुड, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। समझ में आ रहा है क्या? सर सपोज ये 2 रुपए की जो इन्वेंट्री अपने यहाँ पे कलकत्ता से आई थी, कलकत्ता से अकोला तक के का उसका सफर हुआ 2 रुपए का उसका पर यूनिट
पर यूनिट प्राइस हो गया। तो उसने अगर कुछ भी खाई नहीं, जैसा कि वैसे ही पड़ा है, तो अपने आप पे कितना रहेगा, ये रॉ मटेरियल ही रहने वाला है। क्योंकि देखो मेरी जो इन्वेंट्री रहती ना, उसके अंदर तीनों चीजें रहती ना। जरूरी थोड़ी है हर इन्वेंट्री कुछ ना कुछ खाके ही बैठे रहेंगी। मेरे यहाँ रॉ मटेरियल भी रहता, मेरे यहाँ पे WIP भी रहता, मेरे यहाँ पे फिनिश गुड्स भी रहता, मेरे यहाँ पे कई बार स्टोर्स एंड स्पेस भी रहते, है ना। तो मेरे यहाँ पे तो खाली डब्बे भी रहते जिसके अंदर मैं तेल भर के देता था, तेल की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा तो बात ऐसी है कि इन्वेंट्री की जब मैं बात कर रहा तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ रॉ मटेरियल भी और फिनिश गुड्स भी, और कभी कभी WIP भी रहता है। समझ में आ रहा है कि कभी कभी सिर्फ रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की, कभी कभी सिर्फ WIP की रहेंगी, कभी कभी सिर्फ फिनिश गुड्स की भी रहेंगी। दैट मे बी द अलग अलग, हर जगह अलग अलग रह सकता है। तो यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में दो कॉस्ट आती है सर, एक तो प्रेजेंट लोकेशंस को ऊपर लाने वाली कॉस्ट, और दूसरा प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर लाने वाली कॉस्ट। देखो कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की जब आप लोग बात कर रहे हैं तो उसके दो तरीके की कॉस्ट इंक्लूड होती है। एक तो प्रेजेंट लोकेशन के ऊपर लाने वाला खर्चा। प्रेजेंट लोकेशन मतलब कलकत्ता से अकोला लाने के लिए जितना भी खर्चा लगता होगा आपके रॉ मटेरियल को, वो सारा अकोला तक के अंदर के सारा खर्चा आप लोगों को ऐड करने का। दूसरा प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन मतलब क्या, अगर कुछ 100% कंप्लीट होगा तो सारा कन्वर्जन कॉस्ट भी उसके अंदर आएगा, कुछ 80% कंप्लीट होगा तो 80% कन्वर्जन कॉस्ट आएगा, गुड्स कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा तो रॉ मटेरियल जैसा आया था कलकत्ता से वैसा ही पड़ा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो दो बातें ही ध्यान में रखने का है। तो वो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या कि वो सारी कॉस्ट दैट इज नेसेसरी, वो सारी कॉस्ट दैट इज नेसेसरी to bring the inventory to the present location and the present condition. वो सारी cost that is necessary, जरूरी है to bring the inventory to the present location and condition. समझे क्या? ठीक है, किसको कोई डाउट क्वेरी? ठीक है, ओके, गोइंग अहेड। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क्स एंड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, देखते अपन लोग नॉर्मल कैपेसिटी मतलब क्या, फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड बात है। मतलब क्या होगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, ठीक है, और उसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क्स एंड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। समझ में आ रहा क्या है? मतलब सिंपल बात बताओ कि आपको इसके अंदर आएगा DM प्लस DL, DM मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, प्लस फिक्स ओवरहेड। ये लिख लो आप लोग, ये चार चीजें DM प्लस DL प्लस VO प्लस F। इसका सबका मतलब ये है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, और सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क्स एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क्स एंड प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब वो फिक्स ओवरहेड की बात कर रहे हैं, दैट इज टू बी अब्सॉर्ब्ड ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। अरे आपका ओवरहेड हो गया क्या रे? ओवरहेड हो गया आप लोगों का? Yes. ओके, वेरी गुड। हाँ, तो आपको DM DL समझता कि DM DL वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड मतलब एक ऐसे ओवरहेड रहते हैं जो प्रोडक्शन के साथ में बढ़ते जाते, समझ, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड कैसा रहता है, जैसे रेंट है, मैं ऑफिस में ऑपरेट कर रहा हूँ, ये ऑफिस का रेंट है, मैं ऑफिस बंद रखूँ या चालू रखूँ, ऑफिस का रेंट आने वाला है, इसको बोलते फिक्स ओवरहेड, दैट डज नॉट चेंज, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड का एक एग्जांपल दो अंजलि भक्कड़, वेरिएबल ओवरहेड का एग्जांपल दो। लेबर एक्सपेंसेस। लेबर एक्सपेंसेस, ठीक है, जितने ज्यादा यूनिट्स बनेंगे उतने ज्यादा आपको लेबर एक्सपेंसेस देना पड़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर बोल सकते हो। मैं ओवरहेड की बात कर रहा हूँ, लेबर ओवरहेड थोड़ी है, कुछ भी बोलेंगे क्या, ओवरहेड की बात कर रहा हूँ। ओवरहेड समझा, फिक्स ओवरहेड में मैंने क्या बोला, रेंट, चौकीदार की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, रेंट, ये ऐसा है जो तुम कुछ भी करो ये होने ही वाला है। डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स ओवरहेड, रेंट क्या है, फिक्स ओवरहेड, वॉचमैन सैलरी क्या है, फिक्स ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है अंजलि भक्कड़, वेरिएबल। हाँ, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च। समझा ना? वेरिएबल ओवरहेड मतलब ऐसे ओवरहेड जो प्रोडक्शन के साथ में बढ़ते, जास्त प्रोडक्शन जास्त ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड का मतलब क्या, जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज नहीं होते, सही में वो फिक्स है। गेटिंग माय पॉइंट, दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट आर फिक्स्ड। रेंट जैसे मेरा 10,000 रुपए ऑफिस का, वो 10,000 मुझे देना ही है, आप लॉकडाउन करो, गांव में कुछ भी करो, देखो 10,000 रुपए देना ही है। समझ में आता? क्या नहीं आता? क्या आता बोले,
DM प्लस DL प्लस VO प्लस FO ये आता है ना, ये कन्वर्जन कॉस्ट में सब चीजें आ जाती है। क्या नहीं आता? एबनॉर्मल कॉस्ट जैसे लॉसेस हो गया, एबनॉर्मल लॉस है, वो सब नहीं आता। नॉर्मल लॉस तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोडक्शन है। एबनॉर्मल लॉस नहीं आता। स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आता। बोले हमने कलकत्ता से गुड्स लाए, हम एक महीना उनको स्टोरी करके रखते, बोले हम वापरते नहीं, हम ज्यादा ही मंगाते, तो ये स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग टू द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो वो नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कैसा है, क्या वो स्टोर करना पड़ता। हम क्या करते हैं, सोयाबीन से सोयाबीन का तेल निकालते, ठीक है। वो सोयाबीन है ना, हमने जैसे शेतकरी लोगों से लाया, फार्मर लोगों से लाया, उसको है ना कम से कम 1 महीना धूप दिखाना ही पड़ती है, फिर ही जाके मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो 1 महीना ये धूप दिखाने के मतलब मेरे लिए नेसेसरी हो गया, उसके बिना मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। और कैसा हो जाएगा ये, मैं जब तक कि धूप नहीं दिखाता सोयाबीन को, तब तक कि उसमें से तेल ही नहीं आएगा। तो धूप दिखाना बहुत जरूरी है, तो 1 महीना स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट फिर मुझे जरूरी हो गई भी है। समझ में आ रहा है? लेकिन जहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट जरूरी नहीं है, स्टोर करना ही जरूरी नहीं है, तो फिर स्टोरेज कॉस्ट आने वाली नहीं है। कोई कोई प्रोडक्शन कैसा रहता है मालूम है कि वहाँ पे गुड्स को आपको 1-1.5 महीना ऐसे रख देना पड़ता उठा के, ताकि उनका वेट कम हो जाए, थोड़ा ड्राइड हो जाए, थोड़ा उसमें से मॉइस्चर निकल जाए। तो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए जरूरी रहता है। बोले गिल्ला डाल दिया कि मशीन ही खराब हो जाए, तो वो जरूरी है। जो चीजें जरूरी है उनको कॉस्ट में ऐड करो, सिंपल टर्म्स में। जो चीजें जरूरी नहीं है उसको ऐड मत करो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बोले हमारे ऑफिस में बोले वो भी है, क्लर्क भी है, ये भी है, उसकी भी सैलरी देखना पड़ती, बोले ऐसा है वैसा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। वो कंप्यूटर भी चलाता है, उसको कंप्यूटर भी होना, और वो उसकी सैलरी भी है, फिर उसका मोबाइल का भी खर्चा है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। बोले वो रिपोर्ट बनाते हैं, ऐसा है वैसा है, ये रिपोर्ट बनाना, इन्वेंट्री आवक जावक के रिपोर्ट बनाते हैं, ये सब चीजें जरूरी नहीं है इन्वेंट्री के लिए। आपकी कंपनी के लिए होंगी जरूरी, लेकिन कंपनी की कौन बात कर रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी नहीं आती। सेलिंग एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोले इन्वेंट्री को बेचने के लिए बोले हम एडवर्टाइजमेंट करते, फिर ये ऐसा करते वैसा करते, होर्डिंग लगाते, वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट करते, पेपर पे एडवर्टाइजमेंट करते, ये सब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी जरूरी नहीं है। तो एडमिन ओवरहेड जरूरी नहीं है, सेलिंग एडमिन जरूरी नहीं है, स्टोरेज जरूरी नहीं है, एबनॉर्मल कॉस्ट भी जरूरी नहीं है, ये सब चीजें जरूरी नहीं है, इनको लेना नहीं है। काय में, इनको काय में नहीं लेने का है आप लोगों को बताओ तो ज्ञान बोलो तो काय की बात चालू है, काय में लेना नहीं इनको, बोलो। सर नहीं सुने नहीं आ रहा बराबर। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो सर बोलो। इसको हाँ सर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में नहीं लेंगे। हाँ, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में नहीं लेना है, मतलब ही काय में नहीं लेना है ज्ञान, इसको इन्वेंट्री के कॉस्ट में लेना नहीं कॉस्ट में है। तो किन किन बातों को लेना है ज्ञान, अब एक बार बोलो तो आप। सर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, किसको कोई क्वेरी अब यहाँ तक के, बोलो। यहाँ तक के आगे में कोई क्वेरी होंगी तो अभी की अभी बताओ, अभी की अभी क्लियर कर लेंगे। कोई क्वेरी होंगी तो बोलो, बीच में का एग्जांपल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ बोलो बोलो, कौन है, बोलो। सर वो आइसक्रीम पार्लर में जैसे आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन होता है पूरा, उसको हाँ, ठंडे वो रूम में रखते हैं, स्टोरेज कॉस्ट हो गया ना एक तरह से। तो वो तो आइसक्रीम तो बेचने के लिए है, तो फिर उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे ना। मेरे को नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। हाँ, कैसा रहता है, 2-3 प्रकार के लोगों का अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक व्यक्ति जो आइसक्रीम बनाता, ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो आइसक्रीम लेके बेचता, मतलब मैं बात कर रहा ट्रेडर की, ठीक है। एक ट्रेडर व्यक्ति है, एक मैन्युफैक्चरर व्यक्ति है। मेरे हिसाब से साक्षी आप ट्रेडर की बात कर रहे हो, जो सिर्फ आइसक्रीम पार्लर के अंदर यस सर, आइसक्रीम लेता दिनशॉ से, नागपुर से, उसको फिर बेच देता है ना, उसकी बात कर रहे होंगे ना आप? यस ओके, देखो कैसा रहता है साक्षी, मेरे को मालूम नहीं आपको पता है नहीं पता है। जैसे मैं दिनशा का एक आइसक्रीम का पार्लर चलाता अकोला, नागपुर में दिनशा के मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, कंपनी है, यहाँ से सब जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साक्षी, जब आपको एक बात बताता मैं आपको, जब आइसक्रीम दिनशा में से निकलता, तो एक उनकी एक सेपरेट व्हीकल है, उसके थ्रू ही वो निकलता। वो सेपरेट व्हीकल के अंदर टेम्परेचर
2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री के ऊपर हमेशा मेंटेन रहता है। समझ में आ रहा क्या? और वो मेंटेन टेम्परेचर के ऊपर गाड़ी निकलती, जहाँ पे आइसक्रीम आइसक्रीम ही रहता, पानी नहीं होता, और वहां से वो निकल के आपके यहाँ पे आता। आपके यहाँ भी आप उसको फ्रिज के अंदर ही स्टोर करते हो और फिर उसको बेचते हो। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जहाँ पे आइसक्रीम आइसक्रीम करके ही आ रहा, पाउडर या पैकेज या दूध करके नहीं आ रहा, और उसको आप आइसक्रीम के जैसे ही बेच रहे हो। अब यहाँ पे कैसा है, आइसक्रीम की जो इन्वेंट्री है उसके साथ में उसको स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टोरेज नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा ना। यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट मतलब क्या हो गया, एक तरीके का रख रखाव रखने का मतलब रख रखाव का कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं है वो, एक तरीके का उसका मतलब नेसेसिटीज है कि आइसक्रीम आपको ठंडा रखना ही पड़ेगा। ठंडा नहीं रखेंगे तो चीज ये उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आइसक्रीम का, कोल्ड रहना चाहिए, वही छूट जाएगा। तो ट्रेडर के लिए जो आइसक्रीम ले रहा और आइसक्रीम बेच रहा, वो स्टोरेज कॉस्ट वुड बी फॉर्मिंग द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ओनली, बिकॉज बिना स्टोरेज के कोल्ड नहीं रहता। जो कोल्ड नहीं रहता वो आइसक्रीम नहीं बोला जाता। समझ में आ रहा है कि साक्षी? तो वहां पे दैट कॉस्ट फॉर्म्स द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। ठीक है क्या? यस सर। ओके। अब आपको मालूम है ये जो आइसक्रीम है ना, इसका ये जो जो ढंग में जो अपने को मिलता दुकान के ऊपर की एकदम ठंडा रहता, कोल्ड रहता, जमे हुआ रहता, वो सब बातें, ये जो इसका पहले का जो प्रोसेस है ना बनाने का, ये वो जो प्रोसेस रहता है, पाउडर रहता, दूध रहता, वो सब तरीके से बनता है। बाद में उसको एकदम जब फिनिश हो जाता फिर उसके बाद में उसको कोल्ड किया जाता। समझ में? मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा तो वहां पे उसके कॉस्ट में वो स्टोरेज का कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसा कोल्ड थोड़ी बनता। समझ में आ रहा है? आप कोल्ड ले रहे हैं आइसक्रीम क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप कोल्ड आइसक्रीम ले रहे हो और कोल्ड आइसक्रीम बेच रहे हैं, आप ट्रेडर हो, आपके लिए वो आएगा। जो मैन्युफैक्चर है वो तो दूध पाउडर वाउडर वो सब फ्लेवर वगैरह सब डाल के बनाते, और बाद में जब फिनिश हो जाता गुड्स फिर उसको कोल्ड डीप फ्रीजिंग होता। तो वहां पे कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आइसक्रीम दनीशा बना रही उसको थोड़ी कोल्ड रखते होंगे वो ऐसा, वो तो सिर्फ पहले बना लेते सैचेट्स के अंदर, पार्सल के अंदर, तो फिर जितना जितना लगता उसको ठंडा कर करके बेचते रहते। समझ में आ रहा है? पूरा ऐसा पाउच के अंदर समझ सकते हैं आप, इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म के अंदर आइसक्रीम प्रिपेयर किया जाता है, और वो लिक्विड फॉर्म ही उनका फिनिश गुड रहता है दिनशा वाले का, जिसको लगता है वहां पे फिर वो कोल्ड कर करके बेच देते हैं। और आजकल तो कैसा होगा मालूम है क्या, वो लिक्विड फॉर्म के पैकेट्स ही गुड्स के जैसे डिलीवर किए जाते हैं, आप उसको फिर ठंडा कर लो और जमा के बेच दो। लिक्विड फॉर्म में ही आजकल लोग दे रहे, किसको? ट्रेडर को, अपने को नहीं। फिर ट्रेडर ठंडा रखता, ठंडा रख के आप लोगों को बेच देता। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको कोल्ड रखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ट्रेडर जो है उसको कोल्ड रखने की जरूरत है, तो कोल्ड तो कैरेक्टरिस्टिक्स है आइसक्रीम का। तो मैन्युफैक्चरर के लिए स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएंगे, ट्रेडर के लिए जरूरी है, क्योंकि नहीं है फ्रीज तो आइसक्रीम भी नहीं है। समझ में आ रहा क्या? यस सर। तो जो ट्रेडर है उसको ठंडा रखना पड़ता, जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो कुछ नहीं, वो पैकेट बना बना के बेच देता। आपके यहाँ पे 10 पैकेट ला दिया, आप उसको ठंडा करके आइसक्रीम बना के बेच दो। ओके ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में ही आजकल डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता, आपने फ्रीज में रखा कि एक दिन में जम जाता। लेकिन वो लिक्विड फॉर्म मतलब पूरा फिनिश रहता इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ फ्रीज में रखते सिर्फ आइसक्रीम बन जाता, ऐसा समझ के चलो। ओके चलो, अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में जो अपन लोगों ने देखा था कि वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड तो आप लोगों को मालूम है कि जैसे 2 रुपए पर यूनिट का वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो कैसा रहेंगे? अगर 1000 यूनिट बनाया, क्या बोला मैंने? 2 रुपीज प्रति यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड, 2 रुपीज पर यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड। अगर आपने 10,000 यूनिट्स बनाया तो कितना वेरिएबल ओवरहेड रहेगा बताओ तो? सम्यक है कि सम्यक है क्या बैच में? सम्यक है क्या? यस सर। सन्मय, हाँ सन्मय बोलो तो। 2 रुपए प्रति यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड है। आपने 10,000 यूनिट्स बनाए तो बताओ तो कितना रहेगा वेरिएबल ओवरहेड? कितना रहेगा सर 20,000। वेरी गुड। तो आपको मालूम है कि 20,000 वेरिएबल रहेगा ओवरहेड, यस बराबर। तो वेरिएबल ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं? ऑन द बेसिस कितना आपने प्रोडक्शन किया है। एब्जॉर्ब के बदले चार्ज बोलेंगे पर, कि कैसे होता उसका, कि आपने जितना प्रोडक्शन किया एक्चुअली उसके ऊपर उतना आप लोग वेरिएबल ओवरहेड लेंगे। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा वीओएच, जितना कम प्रोडक्शन उतने कम वीओएच। समझ में आ गया? तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही है एक तरीके का। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा ओवरहेड, जितना कम प्रोडक्शन उतना कम ओवरहेड। ओके। फिक्स्ड ओवरहेड का इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब करना पड़ता है। सर ये ऐसा एब्जॉर्ब करना पड़ता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप इसको ऐसा एब्जॉर्ब करना पड़ता है या फिर ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है? इसका कैसा है मालूम है क्या, कि जैसे मैं बात कर रहा एक रेंटेड हॉल की, जहां पे आप लोगों का प्रोडक्शन चलता है, ठीक है? ये हॉल है, ये काय पे है? रेंट पे।
इसका मालूम है कि आपको रेंट कितना है, इसका रेंट है 18 लाख रुपए, इसका रेंट कितना है 18 लाख रुपए, कितना बोले साल का 18 लाख रुपए, महीने का 1.5 लाख रुपए आपका इसका रेंट है। सर यहाँ पे आपने प्रोडक्शन करा तो कितना लगता बोले रेंट, इसका आपने प्रोडक्शन करा बोले यहाँ पे साल भर आपने प्रोडक्शन करा तो आपको रेंट कितना लगता 18 लाख रुपए। सर आपने प्रोडक्शन नहीं करा तो 18 लाख रुपए, आधा करा तो 18 लाख रुपए, ज्यादा करा तो कम करा तो कैसे भी करा, कैसे भी कुछ भी करा तो भी 18 लाख रुपए देने का ही है। समझ में आ रहा है कि इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते बताओ तो, जो चेंज नहीं होता विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं आप अनुश्री बड़ेरा बोलो, जो चेंज नहीं होता विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऐसे ओवरहेड को क्या बोलते हैं आप, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, अब 18 लाख रुपए तो लगने वाले हैं, मैं कम करूं ज्यादा करूं बंद करूं खोलूं कुछ भी करूं तो भी 18 लाख रुपए तो लगने वाले। सिर्फ ये 18 लाख रुपए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर मेरे को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि जो मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, जैसे मेरा 18 लाख अगर नॉर्मल कैपेसिटी है, 18 लाख यूनिट्स की मेरी साल की नॉर्मल कैपेसिटी है, तो 1 रुपए पर यूनिट से मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हर गुड्स के ऊपर मेरे को उसके अंदर, हर गुड्स के ऊपर मेरे को 1 रुपया उसके ऊपर एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ एफओएच। वेरिएबल ओवरहेड का ऐसा था क्या, नहीं, वो तो कैसा है तुम जितना बनाएंगे उतना लगेगा, नहीं बनाएंगे तो कितना लगेगा वेरिएबल ओवरहेड, नहीं लगेगा, ज्यादा बनाएंगे ज्यादा लगेगा, नहीं बनाएंगे नहीं लगेगा, कम बनाएंगे कम लगेगा। तो ये एलोकेशन कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि अपन इसको क्या कर रहे हैं मालूम है, जैसे 18 लाख अगर यूनिट्स बनाया आपने और 18 लाख रुपए का आपका फिक्स्ड ओवरहेड है तो हर यूनिट पे कितना आ रहा है 1 रुपया, तो हर यूनिट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है आपका 1 रुपया एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि हर यूनिट के पीछे कितना आप लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड लगाने का है। देखो सही बात बताओ, क्या आप लगाओ मत लगाओ, आपको 18 लाख रुपए का खर्चा है, प्रोडक्शन करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम करो ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिक्स ओवरहेड चेंज नहीं होते, स्टिल अपन उनका एब्जॉर्प्शन कराते हैं हर यूनिट पे कितना आप लोगों को ओवरहेड लगाने का, ये अपन लोग देखते रहते हैं। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन करने का जो तरीका है ना वो बहुत सिंपल है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ना वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसा रहता। देखो अगर नॉर्मल कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन हुआ आपका तो कैसा होगा मालूम है क्या, आप लोगों का अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर आप लोगों को पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा। आपने नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन किया तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, पीएनएल को क्रिएट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। अपन लोग अभी देखते क्या रहता। ठीक है, देखो एबीसी लिमिटेड हैज अ प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर एनम, the expected fixed overhead is rupees 18 lakhs. Okay, fixed overhead on the basis of normal capacity is 18 per unit. क्या बोल रहे हो, देखो क्या बोल रहे हो मालूम है क्या, 1 लाख यूनिट आप हर साल बनाते, नॉर्मल कैपेसिटी है, 18 लाख का आपको फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, उस हिसाब से कितना आ रहा मालूम है क्या, उस हिसाब से बात ऐसी आ रही कि उस हिसाब से बात ऐसी आ रही कि आपका हर एक यूनिट के ऊपर कितना ओवरहेड आ रहा, 18 रुपए का आपका हर यूनिट के ऊपर ओवरहेड आ रहा है। नॉर्मल कैपेसिटी कितना है 1 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 18 लाख, हर यूनिट पे कितना आ रहा है 18 लाख डिवाइड बाय 1 लाख मतलब 18 रुपए। ठीक है, आपने अगर 1 लाख यूनिट बताया तो बताओ 1 लाख यूनिट अगर आपने बनाए तो आपके हर यूनिट पे कितने पैसे आप लोग एब्जॉर्ब करने वाले, 18 रुपए। ये समझा क्या आप लोगों ने, नॉर्मल कैपेसिटी के जितना ही आपका प्रोडक्शन होता है तो हर यूनिट पे कितना आ रहा 1 रुपए। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा कि आप लोगों को कैसा आया 18 रुपए। इसको नहीं समझा पूछो, किसको नहीं समझा, कोई है कि जिसको नहीं समझा, अभी के अभी पूछो, अभी के अभी देखो यार, कुछ भी चीजें पेंडिंग पे मत रखो, इतना पढ़ो आप लोग, इतना पढ़ो यहाँ पे केस 1 तक क्या, फिर आगे बढ़ो। कैलकुलेटर दे दो,
ठीक है, किसको डाउट है इसमें? चलो ठीक है। अगर आपका प्रोडक्शन 90,000 यूनिट ही होता है तो सर अब कैसा करना? देखो फिक्स्ड ओवरहेड कैसा रहता, नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर ही आप लोग एब्सॉर्ब करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 1,00,000 यूनिट। सर इन्होंने तो कम बनाए, तो भी हम हर यूनिट के ऊपर 18 रुपए ही चार्ज करने वाले हैं। समझे क्या? तो भी हम हर यूनिट के ऊपर 18 रुपए ही चार्ज करने वाले हैं। अब 18 रुपए हर यूनिट के ऊपर चार्ज करने की वजह से फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्सॉर्ब करा आप लोगों ने? बताओ तो, बोलो तो। फिक्स्ड ओवरहेड आप लोगों ने कितना एब्सॉर्ब कर लिया अगर 18 रुपए पर यूनिट आप लोगों ने एब्सॉर्ब किया तो? कौन बोलेगा? बंसी कड़ी बताओ तो कितना आप लोगों ने एब्सॉर्ब करा होगा? 18 रुपए से ही करा तो बोलो। बंसी आवाज आ रहा? हेलो हेलो, आवाज आ रहा आप लोगों को मेरा? यस हाँ सर। सर। ओके ठीक है, चलो उसको आवाज नहीं आ रहा। दूसरा कौन बोलेगा? बताओ तो। 18 रुपए से ही अगर मैंने एब्सॉर्ब करा, कम प्रोडक्शन किया, तो भी फिर कितना होगा? 16,20,000। यस, 16,20,000। सर ये 16,20,000 कैसे आए? 16,20,000 ऐसे आए कि आपने 90,000 को मल्टीप्लाई करा 18 रुपए से। ठीक है, आपको एब्सॉर्ब कितना करना था सेजल भाईकर? आपको एब्सॉर्ब कितना करना था टोटल? बताओ, फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्सॉर्ब करना था टोटल आपको? सेजल, ठीक है। तुषार बोलो तो कितना एब्सॉर्ब करना था आपको टोटल? सर 18 लाख। 18 लाख। आपने कितना एब्सॉर्ब करा बताओ तो? 16,20,000 से। कितना कम एब्सॉर्ब करा आप लोगों ने? 1,80,000 से। यस, तो 1,80,000 आप लोग क्या करेंगे मालूम है? पीएनएल को डेबिट करेंगे। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, अब समझो 1,20,000 यूनिट बनाए, मतलब नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा बनाए, तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता। अब 18 रुपए से नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे मालूम है? कि अपना रेट थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे मालूम है? 18 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। समझ में आ रहा? तो आपका रेट यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा? 18 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 कितना रहा? 15 रुपए से आप एब्जॉर्ब करेंगे। तो ओवर प्रोडक्शन में ही सिर्फ रेट किया जाता है कम। क्यों ऐसा कर रहे हैं मालूम है? मैं यहाँ पे क्यों 18 नहीं कर रहा मालूम है? क्यों यहाँ पे मैं 18 रुपए के हिसाब से नहीं एब्जॉर्ब करा, बाकी जगह मैं 18 रुपए के हिसाब से एब्जॉर्ब करा। यहाँ पे 18 रुपए के हिसाब से एब्जॉर्ब करा तो मैं वो खर्चे को चार्ज कर दूंगा जो मैंने किया ही नहीं। समझ में आ रहा ना? देखो मैं अगर 18 रुपए से यहाँ पे चार्ज करता था तो 1,20,000 इंटू 18 आ जाता था 21,60,000। क्या मुझे 21,60,000 का फिक्स्ड ओवरहेड लगा क्या? नहीं, मुझे तो फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ कितने का लगा? 18 लाख रुपए का। इसके लिए मैं रेट को यहाँ पे कम कर रहा हूँ। समझा के? यहाँ पे मैं रेट को कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर आप लोग एब्जॉर्ब करते, यहाँ पे तो नॉर्मल ही था। ठीक है, केस नंबर 2 में कम प्रोडक्शन रहा तो भी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग एब्जॉर्ब करते, बचे हुआ पीएनएल को डेबिट कर देते। अगर आपने नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो आपको रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? ठीक है सर। बोलो, कौन है? बोलो ना, किसको क्वेरी है? श्रीहरी? सर ये सेल्फ फूड फैक्ट्री होगी तो एक मिनट, जोर से बोला कॉस्ट ऐड होगी क्या? नहीं बोलो, होगी जोर से बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर सुने नहीं आ रहा। हाँ बोलो। सर सेल्फ फूड फैक्ट्री होगी तो उसका उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड होगी क्या? नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुनो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल टर्म्स में आपको पैसा थोड़ी लगता है कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो तो सिर्फ एक दिखाने का ढंग है। जैसे मैं, ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है, मेरे को सपोज यहाँ पे मिल रहे 10 लाख रुपए आप लोगों को मेरे को पढ़ाने के लिए मिल रहे। मैं आपको नहीं पढ़ाता था तो मैं जॉब करता था 20 लाख रुपए में, मतलब क्या यहाँ पे मुझे पढ़ाने का 20 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 लाख रुपए में आपको चार्ज करूँ क्या? नहीं,
समझ में आ रहा है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या? एक ऑप्शन छोड़ने के बदले दूसरा ऑप्शन आप पकड़ रहे हो, तो जो पहला ऑप्शन छोड़ रहे हो उसकी कॉस्ट जो रहती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है ना, कि आप लाइफ में कोई भी एक ही ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं। एक तो मैं पढ़ा सकता है, फिर जॉब कर सकता। मैं पढ़ा रहा तो मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे, मैं जॉब करता रहा तो मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे थे। तो मैं पढ़ा रहा तो क्या मैं 20 लाख रुपए आप लोगों को चार्ज करूँ क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह जैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है, ये नहीं प्रोड्यूस करते तो कुछ दूसरा प्रोड्यूस कर देते, तो दूसरा प्रोड्यूस कर देते तो ज्यादा मिलता था। ये सब चीजें यहाँ पे नहीं आती। समझ में आ रहा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन रियल टर्म्स में थोड़ी कोई पैसा लगता है आप लोगों को, तो सिर्फ बोलने का तरीका है, यहाँ नहीं थे तो वहां थे, वहां नहीं थे तो यहाँ थे। समझ में आ रहा? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह हे सगळं काही नसते याच्यात अकाउंटिंग में। हाँ ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल टर्म्स में थोड़ी आप पैसा देते, अकाउंटिंग में तो वो रहता मालूम है जो आप देते पैसा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कहाँ पैसा देके आते आप बताओ तो, बोलो श्रीहरि, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कहाँ पैसा देते आप? देते क्या? कोई एक्सपेंडिचर है क्या कहाँ वो? पर भी नहीं। बोलो। सर सेल्फ ओड फैक्ट्री है ना, तो वहां पर रेंट तो पे नहीं करना पड़ता, तो उस वो रेंट ऐड करना पड़ता क्या? नहीं 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 करना पड़ता। देखो रेंट मैंने एक एग्जांपल लिया फिक्स्ड हाँ। ओवरहेड का। समझ में आ रहा है क्या? रेंट एक एग्जांपल लिया फिक्स्ड ओवरहेड का। इसके अलावा जो दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड लग रहा होगा, डेप्रिसिएशन। बिना डेप्रिसिएशन के तो कोई मशीनरी काम नहीं करती, तो डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड ओवरहेड है। सेल फोन फैक्ट्री है तो रेंट लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं लग रहा तो नहीं लेना पड़ेगा। सर ये नहीं देते रहे तो किसी दूसरे को भाड़े पे देते रहे तो हमको पैसा देता था। हट, अकाउंटिंग में जो पैसा दे रहे उसका ही बात होती है। जो होगा होता था, ये होता था, वो होता था। सर मैं सीए नहीं बनता था तो इंजीनियर बनता था, इंजीनियर बनता था तो मैं अभी नौकरी पे रहता था, नौकरी पे रहता था तो मुझे 1 लाख रुपए पगार रहती थी। सीए में तो मैं पास ही नहीं हो रहा तो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा। अरे हट, ये सब फालतू बातें अकाउंटिंग में नहीं होती। पैसा देते उसकी बात करो, जो नहीं होता उसकी बात मत करो। समझे क्या? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है चलो। और किसी को कुछ क्वेरी? किसी को कुछ क्वेरी है इसके अलावा और? चलो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग अभी। एक काम करो ना, इतना पढ़ो आप लोग और फिर अपन लोग नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ही देखते हैं अपन लोग फटाफट फटाफट। ठीक है, आप इतना पढ़ो। मैं नोट्स भेजे हुए शायद मैंने। पढ़ते पढ़ते आओ कहाँ तक के आप लोगों को पढ़ने का है। चलो इतना तो समय नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक बार फिक्स्ड ओवरहेड का पढ़ो, इतना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो, बस क्वेश्चन नंबर 4 हो रही है। ठीक है, इतना पढ़ के आप लोग मीटिंग को रीज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 4 अभी के अभी पढ़ो। फिक्स्ड ओवरहेड को आप लोग एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी से कम है तो प्रोडक्शन, तो भी नॉर्मल कैपेसिटी वाला रेट ही लगेगा। नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है प्रोडक्शन तो रेट को कम करना पड़ेगा। पढ़ो फटाफट। 7 बजे लेक्चर है कि किसका?